नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम इतिहास के पार्ट नंबर 16 को लेकर, इससे पहले हमने 15 में पढ़ा था कि महाराणा प्रताप को कहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि हर प्रकार की वीडियो आपको मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप को। इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन में हम पढ़े थे कि महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, महाराणा प्रताप की माता कौन थी, महाराणा प्रताप का भाई कौन था जो महाराणा प्रताप के विरोधी होकर अकबर के खेमे में चला गया था। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि जिस समय महाराणा प्रताप थे उस समय देखो ये रहा, ये थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ये हमारा दक्षिण भारत का नक्शा बना दिया। यहाँ पर ये दिल्ली था और दिल्ली में कौन था, अकबर था। देखो प्रश्न आ जाए कि अकबर का समयकाल कब से कब तक है, तो याद रखना 1556 से 1605 तक। इस लिस्ट को हम पहले पढ़ चुके। जब दिल्ली में अकबर था उस समय मेवाड़ में कौन था, महाराणा प्रताप। कौन है दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह। लेकिन महाराणा प्रताप का समयकाल 1572 से लेकर 1597 तक है। 1572 से 1597 तक महाराणा प्रताप का समयकाल है। अब देखो एक काम हुआ, मैंने एक बात करवाई थी कि अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था ना। कब किया था, 1567 और 68 में किया था। उस समय क्या हुआ था कि मेवाड़ इतिहास का तीसरा और अंतिम शाखा हुआ था दोस्तों। अब हम एक बात पढ़ेंगे कि अब यहाँ पर महाराणा प्रताप है और 1570 के अंदर क्या हुआ था कि अकबर ने नागौर दरबार में जितने भी राजा थे ना, वो सारे अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। लेकिन मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये ऐसे थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकारी। सुलह कुल की नीति थी अकबर के पास कि आगे शासक जो है उसको अधीनता स्वीकार करवाओ, लड़ाई अपने पहले नहीं करनी। अकबर का वचन था कि पहले लड़ाई नहीं करनी, पहले आगे जो शासक है उसको अधीनता स्वीकार करवानी है। सुलह कुल की नीति के आधार पर जितने भी राजा महाराजा थे ना, 1570 में अपनी बहन बेटियां दी थी। लेकिन मेवाड़ का इतिहास एक सर्वमान्य इतिहास था। अब अकबर के सामने एक समस्या ये आई कि मेवाड़ के जो शासक हैं उन शासकों को किस प्रकार अपने अधीन में लेना है। इसके लिए देखो क्या है, यहाँ पर ये है मेवाड़ और यो मेवाड़ है। मेवाड़ इन रेजियो मालवा है और ये देखो मालवा एमपी में पड़ता है। ये इधर कौन सा रहा, ये रहा गुजरात दोस्तों, और ये गुजरात। यहाँ पर है दिल्ली, और दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली में कौन है, अकबर जी है दोस्तों, अकबर जी। और यहाँ यदि बात करें तो कौन है दोस्तों, यहाँ है महाराणा प्रताप सिंह यहाँ पर है। अब देखो, जब भी अकबर जाता था किसको जीतने के लिए, अकबर यहाँ से जाता था किसके मार्ग, अकबर यहाँ से जाता था ऐसे मालवा या फिर ऐसे गुजरात। तो बीच में कौन सा राज्य था, मेवाड़ राज्य था। मेवाड़ राज्य अकबर को मालवा जीतने में, गुजरात जीतने में बहुत बड़ा क्या था, अड़चल था। अड़चल समझो नहीं तो किसो मार्ग हो, मालवा जीते तो भी मेवाड़ू जाना पड़ेगा, गुजरात जीतेगो तो भी मेवाड़ू जाने पड़ेगा। अब देखो
अब मेवाड़ में अठे एक दुर्ग हो, भी दुर्ग को नाम हो मांडलगढ़ दुर्ग। किसो दुर्ग हो? मांडलगढ़ दुर्ग। आज कट्ठे पड़े? आज वो पड़े भीलवाड़ा में। ठीक है, महाराणा प्रताप को आगे लेके जा रहे। एक अठे दुर्ग अकबर बनवायो 1570, जब नागौर दरबार लाग्यो 1570 में शुक्र तालाब बन्यो। भी 1570 में ही अकबर ने यहाँ पर बनवाया अकबर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अकबर दुर्ग बनायो। अकबर दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 1570 के अंदर। इन आपा के द्या, इनके द्या अकबर का मैगजीन के द्या, कोई दिक्कत को नहीं, अकबर को मैगजीन हो। ठीक है, इसको अपने कह सकते हैं अकबर का शास्त्रागार। लो, अकबर को शास्त्रागार के दिया। तो अकबर को शास्त्रागार के दिया, अकबर का किला के दिया, मैगजीन दुर्ग के दा। अकबर ने क्या किया? अपनी सोची समझी चाल के आधार पर अजमेर के अंदर एक किला बनवाया, उसका नाम था अकबर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, इसी दुर्ग के अंदर क्या हुआ कि एक बड़ी रणनीति, और वो रणनीति ये थी कि किस प्रकार मेवाड़ी महाराणा प्रताप को पराजय किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या हुआ। यहाँ पर यदि हम बात करें तो दिल्ली में अकबर जो थे 1570 में अजमेर के अंदर मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवा चुके थे। और एक दुर्ग था मांडलगढ़, वो भी किसके अधीन में आया हुआ था? उदय सिंह के समय का, वो भी अकबर के अधीन में था। अब क्या हुआ हम पढ़ेंगे, इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। दो दुर्गों की हमने बात की। अब देखो, जब आस पड़ोस के सभी राजा जो थे वो अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, किसकी? अकबर की। और जगमाल महाराणा प्रताप का भाई अकबर की शरण में है। जब क्या हुआ यहां पर यह दुर्ग बनाया। कद बनाया? 1570 में। किंग अधिकार में आ रही है अकबर के। यहां पर यह मांडलगढ़ दुर्ग, ये भी किसके अधिकार में आ रहा है? अकबर के। बना कब था? 12वीं शताब्दी में बना था। ये कौन सी शताब्दी है दोस्तों? 12वीं शताब्दी में बनाया हुआ। लेकिन ये भी किसके अधिकार में है? अभी अकबर के अधिकार में। और अजमेर में भी अकबर का किला बना के अकबर ने अपने अधिकार में ले लिया। अब यहाँ मेवाड़ी महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप के पास अकबर के दूत भेजा महाराणा प्रताप कन। बोलो देख महाराणा प्रताप, आप अधीनता स्वीकारो अकबर की। देखो, दूत को हम कह सकते हैं शिष्टमंडल। क्या कह सकते हैं? शिष्टमंडल कह सकते हैं। ये शिष्टमंडल किसने भेजे? अकबर ने। किसके पास? महाराणा प्रताप के पास। पहलो किसो याद रखा? 1572 ने भेजो। 70 ने दुर्ग बनवायो, 1572 में भेजो। दूसरो कद भेजो 1573 में। तीसरो कद भेजो वो भी 1573 में। चौथो कद भेजो वो भी 1573 में। अब देखो, अकबर को याद रखना, एक बार क्या हुआ कि एक जम भगवान के पास से आया और टोडिया लेके चला गया। एक जम भगवान के पास टोडिया लेके चला गया। एक जम किसके पास? भगवान के पास। भगवान दास कर दियो लो जी, टोडिया लेके चला गया टोडरमल। ये मां से क्या हुआ? मान सिंह दोस्तों। ये जैसे क्या हुआ? जलाल खां कोरची से कहते थे। तो देखो,
अकबर के करियो महाराणा प्रताप का दूत भेजा, उसी दूतों को हम कहते हैं शिष्टमंडल, कह दिया। अब वो शिष्टमंडल कौन से हैं कि एक जम भगवान के पास टोडिया ले गया, ले जाना था आदमी को, लेकिन भगवान के पास जम भगवान के पास टोडिया। जलाल, मानसिंह, भगवान दास टोडरमल, ये जो थे ये दुर्ग थे, अब ये भेज दिए। अब देखो ये सभी के सभी अभियान जो थे ये असफल रहे। कैसे रहे? असफल रहे। महाराणा प्रताप के पास में जलाल खां कोरची आया, कहाँ से आया? अति इंपॉर्टेंट, गुजरात अभियान से आया था ये। कहाँ से आया दोस्तों? गुजरात अभियान से ये आया था यहाँ पर। मानसिंह भी गुजरात अभियान से ही आया था, ये ध्यान रखना। मानसिंह भी कौन से अभियान से आया है? गुजरात अभियान से आया। अब जलाल खां कोरची आया, महाराणा प्रताप को बोला कि अकबर ने कहा अधीनता स्वीकारो। महाराणा प्रताप ने कहा कौन है अकबर? कोई अधीनता नहीं है। जलाल खां असफल होके चला गया। फिर कौन आयो? मानसिंह आयो। देखो मानसिंह कच्छावा है, आमेर का शासक है। आपको मैंने बताया था कि मुगलों में राजस्थान के राजपूत जो थे वो कच्छावा राजपूत थे, जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी मुगलों से सबसे पहले की थी। वैवाहिक संबंध सबसे पहले बनाया था। और कब आई की शादी करी? किन भेजो? मानसिंह ने। और किन भेजो? बारमल ने। बारमल भेजो मानसिंह ने और भगवान दास ने। तो भगवान दास भी कटे वो भी आमेर को। और ये टोडरमल एक वित्त मंत्री था। क्या था? वित्त मंत्री था। आय व्यय का मसौदा तैयार करता था, ये भी आया था। रहे सारे असफल। देखो अब देखो एक बात अट्ठा बताऊं मैं। अट्ठा एक चीज ध्यान रख क्या कि आ से रा किसका? गोगुंदा का। कौन लेता था? उदय सिंह। हमें तो आसरा गोगुंदा का है। आप पर एक किताब है, बिंगो नाम है अमर काव्य वंशावली। किसी है? अमर काव्य वंशावली है। देखो यदि अमर काव्य वंशावली की बात करा, एक किसी है स पर याद रखा सुधावृत, और एक है रा पर याद रखा राज रत्नाकर। किसी है? राज रत्नाकर, ठीक है। और एक है सदावर्त राज रत्नाकर, अमर काव्य वंशावली। ये किताबें कहती है कि मुलाकात तो गोगुंदा में हुई थी। पता चला आसरा हमें गोगुंदा का चाहिए। अमर काव्य वंशावली और इसके अलावा कौन सी है? स पर क्या बोला हमने? स पर क्या बोला? सदाशिवकृत। और सदाशिवकृत के अलावा कौन सी है? राज रत्नाकर। सदावृत या सदाशिवकृत, राज रत्नाकर। ये बोलती है कि महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात गोगुंदा में हुई। ठीक है। उसके बाद देखो एक किताब है अमर काव्य वंशावली। कौन सी है? अमर काव्य वंशावली। रणछोड़ भट्ट लिखता है इस वंशावली को। ये किताब बोलती है कि महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात उदय सागर झील के पास हुई थी। ये उदय सागर झील है, इसकी इस पाल पर हुई थी। लेकिन महाराणा प्रताप की तरफ से अमर सिंह आया था, उनका बेटा। इधर मानसिंह था। दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी। अमर काव्य वंशावली इस तथ्य को देती है, लेकिन ये अमर काव्य वंशावली ये भी कहती है कि गोगुंदा में हुई। अब देखो इसको उतार लिया होगा आपने, तो मैं इसको साफ करता हूँ एक बार। तो ये सभी के सभी शिष्टमंडल जो थे वो क्या रहे दोस्तों? असफल रहे। जब ये असफल रहे, देखो शिष्टमंडलों की बात करा तो शिष्टमंडल कब शुरू होया? 72 होया। और शिष्टमंडल पूर्ण कब हो गए? 73 में। भाई 3 कब आ गए? 73 में आ गए।
और एक शिष्टमंडल कब आ गया, 72 में आ गया। तो 4 शिष्टमंडल भेजे, चारों के चारों असफल रहे। महाराणा प्रताप ने चारों को एक बात कही कि क्या जिसके पास छोटा राज्य होता है उसे जीने का हक नहीं है क्या? आपको जीने का हक है, क्या छोटे राज्य वाले को जीने का हक नहीं है? महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की और स्वामी भक्ति उनमें थी। देखो अब क्या हुआ, अब 3 वर्ष अकबर भी रुक गया, अकबर भी 3 वर्ष रुका। अकबर ने सोचा हो सकता है कि परिवर्तन आ जाए, कोई समझा दे महाराणा प्रताप को और महाराणा प्रताप मेरे को आके बोले कि मैं आपसे संधि कर लूं। लेकिन नहीं दोस्तों, अब 73 और 3 हो गए 76, 1576 और 18 जून या समय आ गया 21 जून का और 1576 और अब लड़ाई तो होनी है। इस लड़ाई का नाम क्या है दोस्तों? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी अभिवस, हल्दी घाटी की लड़ाई तो होनी है। अब समय क्या आ गया, 21 जून या 18 जून आ गया। 18 जून राजस्थान बोर्ड की किताबें बोलती है, 21 जून हमारे गोपीनाथ शर्मा जी बोलते हैं। तो इस हल्दी घाटी का युद्ध, देखो इस हल्दी घाटी के युद्ध को पढ़ेंगे, पहले इसके बहुत सारे उपनाम हैं, आपको ये उपनाम याद होने चाहिए, अति इम्पोर्टेंट उपनाम है। कि पहला आता है इसे गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, अति इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। फिर आता है इसे खमनोर का युद्ध किसने कहा, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऐसे पूछा जाएगा। फिर इसे बादशाह का युद्ध किसने कहा, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक प्रश्न आता है कि इसे मेवाड़ की या राजस्थान की थर्मोपली किसने कहा। अब देखो इसको करो जी, सुमेलित करो, ऐसा प्रश्न बनेगा यहाँ से, करोगे ना सुमेलित, जब याद करोगे तब करोगे। तो हल्दी घाटी 1576 के अंदर इसके बहुत सारे उपनाम हैं। अब गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, तो याद रखना गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, बदायूनी ने कहा। किसने कहा दोस्तों, बदायूनी ने कहा गोगुंदा का युद्ध है। गोगुंदा, बदायूनी, कोई दिक्कत नहीं है। खमनोर का युद्ध किसने कहा, खमनोर, नोरे में कौन है, अब्बा है अबुल फजल। अबुल फजल क्या कहता है कि ये तो खमनोर की पहाड़ियों में लड़ा गया था, इसलिए खमनोर का युद्ध है। बादशाह का युद्ध किसने कहा, बादशाह का युद्ध कहा आशीर्वाद, आशीर्वाद श्रीवास्तव लाल, वास्तव लाल। आशीर्वाद दो उन बादशाहों को, आशीर्वाद दो उन बादशाहों को। देखो बादशाह का युद्ध किसने कहा, आशीर्वाद श्रीवास्तव लाल ने कहा। नोरे में कौन है, अब्बा है अबुल फजल ने कहा। तो गोगुंदा कौन है, बदायूनी है। मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा, अति इंपॉर्टेंट, मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि थर्मस भर के लाओ। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, थर्मस भर के लाओ। तो मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड कहता है इसी लड़ाई को। बादशाह का युद्ध आशीर्वाद श्रीवास्तव लाल कहता है, खमनोर का युद्ध अबुल फजल कहता है और गोगुंदा का युद्ध बदायूनी कहता है। ये जिस हल्दी घाटी को पढ़ेंगे उसके उपनाम है। इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं क्या है हल्दी घाटी और कैसे होती है लड़ाई और क्या है इसका समय। ये आ गया दोस्तों इसका समय कि 21 जून गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, 18 जून राजस्थान बोर्ड के अनुसार,
लेकिन समय एक ही है, 1576 का युद्ध। ठीक है दोस्तों, इधर पड़ती है ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ये रही, ये किसकी पहाड़ियाँ दोस्तों, ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ बना रहा हूँ मैं, ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ। इधर ये पड़ती है दोस्तों कौन सी पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ। ये जो सभी पहाड़ियाँ हैं ये है खमनोर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, खमनोर पहाड़ी। कट पड़े गुरुजी, राजसमंद में पड़े। ए पहाड़ियाँ कटेगी है, ए है उदयपुर की। पहाड़ियाँ को नाम क्या है, गोगुंदा। ए गोगुंदा की पहाड़ी, ए खमनोर की पहाड़ी दोस्तों। अब गोगुंदा और खमनोर के बीच में हट है वो तंग मार्ग है, इसको कहते हैं तंग मार्ग। और ये तंग मार्ग कौन सा है, हल्दी घाटी है। पतो चालो वो तंग मार्ग है हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी तंग मार्ग दोनों के बीच में है, खमनोर और गोगुंदा के बीच में। तो सिंपल सी बात है, खमनोर में देखा क्यों ने आक्रमणकारियों को कह दिया खमनोर में लड़ रहे थे, क्यों ने कह दिया गोगुंदा में लड़ रहे थे, लेकिन वास्तव में लड़ रहे थे कहाँ, वो हल्दी घाटी के अंदर। अब देखो यहाँ पर दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है अकबर का किला। राज्य का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम पद्धति पर बना हुआ है। यहाँ पर दुर्ग है जिसका नाम है मांडलगढ़ का दुर्ग। ये मांडलगढ़ का दुर्ग है, ये भीलवाड़ा में पड़ता है। यहाँ पर मानसिंह 1 माह तक रुका था। मैप और मांडलगढ़, मैप और मानसिंह। अब देखो ये छोटे छोटे फैक्ट्स जो होते हैं, अब देखो मानसिंह की इमेज मेरे दिमाग के अंदर है, लेकिन ये पता नहीं है कि 1 माह और मांडलगढ़ में रहकर सेना किसने तैयार की, ये पता नहीं है। तो मानसिंह मस्तिष्क के अंदर है, हमारी इमेज बन रही है मानसिंह की कि एक आदमी है। तो इसी प्रकार मैं मानसिंह, मैं मांडलगढ़, मैं 1 महीने रुककर सेना तैयार की। तीनों मैं को मिला के एक इमेज बना लिया करो, ऐसे याद रहेगा। 1 माह तक यहाँ सेना तैयार की, जबकि महाराणा प्रताप को हराने की योजना यहाँ बनाई, योजना कट बनाई अकबर के किले में। किला तो दूसरा भी है, तारागढ़ किला वहाँ पर था पहले से, लेकिन अकबर के किले में योजना बनाई। यहाँ से पता चलता है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ी शासकों को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने इस दुर्ग को बनवाया था, जो मुस्लिम पद्धति पर बना था, एकमात्र ये राजस्थान का। अब यहाँ से सेना चली। अब सेना का मुख्य सेनापति जब भी पूछे तो मुख्य सेनापति कौन था दोस्तों, मानसिंह था। कौन था, मानसिंह का खजाना था ये अकबर का किला। मानसिंह के सारे अस्त्र शस्त्र पड़े थे। मानसिंह इस सेना का मुख्य क्या था, सेनापति। अब मानसिंह हटू चालो, मानसिंह बहुत तकड़ो मर्द हो, तो जिस पर चला उसका नाम है मर्दाना हाथी। मानसिंह जिस हाथी पर आया उस हाथी का नाम था मर्दाना हाथी। ठीक है, मानसिंह आया यहाँ पर मोल लड़ाई लेने के लिए। कौन सी लड़ाई लेगा, मोल से। मोलेला गांव पड़ता है, इस गांव में मानसिंह ने डाल दिया पड़ाव, और यो पड़ाव। अब देखो मानसिंह 1 महीने तक कौन से दुर्ग में रुका, मांडलगढ़ में रुका। मानसिंह ने योजना कहाँ बनाई प्रताप को हराने के लिए, ऐप और अकबर के किले में बनाई। मानसिंह कौनो मर्द हो, लड़ाई मोल लेना आयो, बहुत बड़ी आफत लेने आया। आसफ खां भी था साथ में। कौन था, आसफ खां। और लो जी, सेना का ये भी सेनापति था, आसफ खां भी। ठीक है, और हासिम भी था, मुख्य सेनापति हासिम खां। ए लो जी, मानसिंह के सागे हासिम खां आयो, और कौन हो, आसफ खां हो। मानसिंह मर्द हो, मर्दाना हाथी पर आयो, और लड़ाई मोल लेन खातर आयो। पड़ाव कहाँ डाला, मोलेला गांव में डाल दिया। अब इधर की बना देता हूं मैं सेना।
अब इधर की सेना बनाए तो यहाँ से बनाएंगे ऐसे। लो जी, महाराणा प्रताप ने योजना कहाँ बनाई? कुंभलगढ़ में कट बनाई। कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या बनाई है? योजना। किन बनाई है? प्रताप। प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में योजना बनावे। अब कुंभा प्रताप लोहा लेने के लिए आगे। यहाँ पर एक गांव पड़ता है, उसका नाम है लोहसिया गांव, और लोहसिया गांव में डाल दियो पड़ाव। किन डाल दियो? प्रताप। महाराणा प्रताप एक लोहा थे और मानसिंह लड़ाई मोल लेने आया था। मोलेला गांव में पड़ाव डाला मानसिंह ने, और लोहसिया गांव में पड़ाव किसने डाला? प्रताप ने डाला। अब यहाँ पर प्रताप का था मायरा, मतलब क्या? मायरा की गुफा थी। कहाँ पर थी? यहाँ पर था मायरा की गुफा में। मायरा मतलब अस्त्र और शस्त्र थे। किसके? अस्त्र शस्त्र किसके थे? महाराणा प्रताप की। तो देखो, इधर ये मानसिंह था, इधर ये था। अब महाराणा प्रताप के बात करें तो महाराणा प्रताप के पास में दो प्रकार की सेना थी। एक, आपको पता हो कि अकबर का जो पिता था ना, हुमायूं, उसने शेरशाह सूरी के साथ बड़े विरोधी थे एक दूसरे के। वो तो सूरी वंश तो मुगल वंश के वैसे ही विरोधी हुआ या नहीं हुआ? तो बिहार से ना सूरी चल के आया ऐसे सीधा सूरी। उसका क्या नाम था? हाकिम खां सूरी। ओ आगे जी, हाकिम खां इधर है, हासिम खां इधर है। हाकिम खां महाराणा प्रताप के पक्ष में और हासिम खां मानसिंह की तरफ से है। मानसिंह अकबर की तरफ से लड़ने आ रहा है। हाकिम खां इसका हरावल सेनापति बना। ओलो जी, हरावल सेनापति। हरावल का अर्थ है अग्रभाग संभाले, और इधर से हासिम खां था हरावल सेनापति था। इधर एक सेना थी, उसका नाम था चंदावल सेना या चांदमल सेना। चांदामल सेना थी। इसका मुख्य सेनापति तो कौन था? पूंजा भील था, राणा पूंजा भील। यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूं। ले लिया होगा दोस्तों यहां तक आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो, इन्ने की सेना ही इनली सेना आन लाग रही है अठू अकबर की। कटू आवेगी दिल्ली। पहली कट पहुंची अकबर के किले में, अकबर के दुर्ग में पहुंची। बाद में अठू चल गए, कट गई मांडलगढ़, और मांडलगढ़ बाद में कटे पहुंची मोलेला गांव पहुंची मोलेला गांव पहुंच गई। अठ डाल दियो पड़ाव। इनने कर लियो बात। कट्टू पहुंची कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कटे पहुंची सीधी सेना कट पहुंची। याद करो, मायरा की गुफा में। मायरा गुफा में अपना बनाया क्या? अस्त्र शस्त्र का केंद्र, और सीधी कट पहुंची लोहसिया गांव में। किसो गांव? लोहसिया गांव। अब इनका दो सेनापतियां, एक हाकिम खां हो और एक कौन हो? पूंजा भील था। पूंजा भील था और उधर ये था। इधर भी दो सेनापति थे, मोलेला गांव से भी दो। एक का नाम क्या है? हासिम खां, और एक का नाम क्या है? आसफ खां। आसफ खां और हाकिम खां उधर से मानसिंह की तरफ से, और इधर महाराणा प्रताप की तरफ से। ये रहा प्रताप की तरफ से, महाराणा प्रताप की तरफ से, और ये रहा इधर मानसिंह की तरफ से। मानसिंह मर्द हो तो मानसिंह तो मर्दाना पर बैठतो, मर्दाना से लड़ता था, और हवाई मार्ग से आया था। इसके साथ एक और हाथी था, उसका नाम था हवाई हाथी अकबर का था। लेकिन महाराणा प्रताप तो चेतक की थार चेतक पर ही आया था। चेतक पर आया था राम का नाम लेने के लिए। राम प्रसाद हाथी था महाराणा प्रताप का, और मर्दाना हाथी और हवाई हाथी किसका था? मानसिंह का।
अब एक बात बताऊं, अट्ठे पड़े आ रही हल्दी घाटी, ये रही हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की देखें बात तो इधर सेना कितनी थी, इधर देखो मुनोत नैणसी के अनुसार यदि आप हम बात करा तो मुनोत नैणसी एक बात के लाग रही है, एक बात देखा श्यामल दास के अनुसार तो एक बात श्यामल दास भी कहने लाग रही है। नैणसी के 9,000 महाराणा प्रताप का नहीं तो फिर 40,000 सेना एम का नहीं मान सिंह का, इतो फैसलो बताओ। 9,000 प्रताप का नहीं तो 40,000 मान सिंह का नहीं। श्यामल दास बतान लाग रहे हो 20,000 किंग का नहीं बतान लाग रहे हो है, प्रताप का नहीं तो 80,000 बतान लाग रहे हो किंग का नहीं मान सिंह का नहीं। तो मान सिंह की सेना ज़्यादा थी और प्रताप की सेना क्या थी, कम थी। एक आदमी इन्ने है तो 4 आदमी इनला है। देखो 1-4 का फैसला था दोनों की सेना, लेकिन इधर का प्रहार इतना खतरनाक था, पहला प्रहार कि सेना में अफरा तफरी मच गई। इसमें क्या मच गई, अफरा तफरी मच गई। और जब अफरा तफरी मची ना तब लोग मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र को अर्थ हो मेंतर खा नामक वह कोई आदमी हो, इसने झूठी अफवाह फैलाई थी, प्रश्न बन गया पहला प्रहार महाराणा प्रताप का ऊंचाई से था, नीचे सेना मान सिंह की थी। इतना खतरनाक प्रहार था कि मेंतर खां नामक व्यक्ति ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि बादशाह अकबर लड़ने आ रहे हैं। तब मान सिंह की सेना में जोश आया और दोबारा से ये सेना लड़ने लगी। तो पहले प्रहार में जीत किसकी, महाराणा प्रताप की, पहले प्रहार में जीत होगी। अब दूसरी बात करा और तो है पहला प्रहार। देखो अब आ जाओ दूसरे प्रहार में। यदि आप थोड़ी सी दूसरे प्रहार की बात करा तो ध्यान रखना यहाँ पर, और ध्यान क्या रखना, ध्यान आप ये चीज रखना यहाँ पर कि अब दूसरा प्रहार पढ़ेंगे और दूसरा प्रहार किसका तेज रहता है। यहाँ पर ये बनास नदी है ये रही, और यहाँ पर एक क्षेत्र है उसका नाम है रक्त तलाई। कौन सी तलाई है, रक्त तलाई है। अब क्या होता है, महाराणा प्रताप की नीचे सेना आ जाती है रक्त तलाई में, और उस समय सेना में था रामशाह। कौन था, रामशाह। दूसरे प्रहार से पहले महाराणा प्रताप को बोलता है कि आप एक काम करो, यदि अपने नीचे जाकर लड़ाई की ना अकबर से तो हार जाएंगे, मान सिंह जीत जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि महाराणा प्रताप ये बात नहीं माने और रक्त तलाई में आगे अब लड़ाई होगी मान सिंह की और प्रताप की आमने सामने। अब होगी लड़ाई। जब यह लड़ाई हुई तो महाराणा प्रताप अपनी सुरक्षा कवच के घेरे को तोड़कर सीधा मान सिंह के सामने आ गया महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप जिस हाथी पर, महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर था उस घोड़े का नाम चेतक था, जबकि मान सिंह किस घोड़े पर था, मर्दाना घोड़ा। महाराणा प्रताप चेतक थे तो मान सिंह मर्द थे। अब देखो महाराणा प्रताप के पास 80 किलो का भाला और 104 किलो की 2 तलवारें और 72 केजी का क्या था, कवच था महाराणा प्रताप का पहना हुआ। देखो ये क्या है, भाला। महाराणा प्रताप ने 80 किलो का भाला मान सिंह पर वार किया तो मान सिंह जो हाथी था उसका जो ओदा बना हुआ था उस ओदे के अंदर घुस गया तो मान सिंह बच गया। और चेतक ने एड़ लगा के मर्दाना हाथी पर चढ़ा था, जब उतरने लगा तो एक टांग कट गई, जख्मी हो गया। लेकिन महाराणा प्रताप के सामने आ गया बहलोल खां। महाराणा प्रताप ने बहलोल खां के शरीर पर ऐसा वार किया कि घोड़े समेत उसके 2 टुकड़े कर दिए। देखो 104 किलो की तलवार जब पड़ी ना बहलोल खां की यहाँ पर, किसके,
बहलोल खां के। तो बहलोल खां के दो टुकड़े हो गए थे, बहलोल खां के दो टुकड़े हो गए। देखो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि दूसरे में यहाँ पर जख्मी घोड़े को लेकर महाराणा प्रताप भागने लगे। तभी पीछे शक्ति सिंह और देख लिया शक्ति सिंह ने, और साथ में दो मुस्लिम लोगों ने देख लिया कि महाराणा प्रताप इस मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन महाराणा प्रताप की जगह ले ली किसने? झाला मान या झाला बिद्दा ने ले ली। झाला मान झाला बिद्दा एक भील सेनापति था और कद काठी में बिल्कुल महाराणा प्रताप के जैसा था दोस्तों। चाहे महाराणा प्रताप को देखो चाहे झाला बिद्दा को देखो, एक जैसी कद काठी थी दोनों की। अब क्या हुआ, इस युद्ध में झाला बिद्दा लड़ने लग गया, लड़ता लड़ता मारा गया। तो प्रश्न आता है महाराणा प्रताप का राज चिन्ह किसने धारण किया? तो झाला बिद्दा ने किया था। जिस प्रकार झाला अज्जा ने सांगा का राज चिन्ह धारण किया था, उसी प्रकार महाराणा प्रताप का झाला बिद्दा ने राज चिन्ह धारण किया। महाराणा प्रताप यहाँ से भागे रण के मैदान को छोड़कर, तभी आगे एक आया झरना। अब जख्मी चेतक इस झरने को पार करे तो करे कैसे, लेकिन कूद गया, यहाँ गिरा। गिरते ही गांव आया बलीचा, और इसी बलीचा गांव में जख्मी महाराणा प्रताप का घोड़ा वीर गति को प्राप्त हो गया। तब इधर देखता रह गया शक्ति सिंह कि घोड़े में इतनी स्वामी भक्ति, और मैं तो महाराणा प्रताप का भाई हूँ। लेकिन इधर से इधर आया, इन वाले घोड़े तो इस झरने को कूद ही नहीं पाए। इधर से आया, महाराणा प्रताप को अपना बिरयानी घोड़ा दे दिया और कहा कि इस युद्ध के मैदान से भाग जाओ आप। और दोनों मुस्लिमों को शक्ति सिंह ने काट दिया था। लेकिन दो किताबां लाग रही हैं, गौरी शंकर, एक तो गोपीनाथ शर्मा और एक गौरी शंकर हीराचंद ओझा इस बात को सही नहीं बता रहे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि शक्ति सिंह तो पहले ही मारा गया था। 1567 और 8 की बात है कि उसी समय शक्ति सिंह मारा गया। हाँ, तो बिल्कुल खिचड़ी सी कर दी कि गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ एंड द मुगल एम्पायर्स में लिखते हैं, गौरी शंकर हीरा भी कहते हैं कि शक्ति सिंह पहले मारा गया था। लेकिन हम कुछ किंवदंतियों के अनुसार ये भी पढ़ते हैं कि शक्ति सिंह ने बिरयानी घोड़ा दिया और महाराणा प्रताप बिरयानी घोड़ा लेकर आगे चले। बलीचा गांव में चेतक का क्या बन गया? स्मारक बन गया दोस्तों, देखो। और सीधे चले गए कोलियारी गांव में। कौन सो गांव है? कोलियारी गांव में महाराणा प्रताप पहुंचे तो डॉक्टर को कॉल की, डॉक्टर आया और जितने भी क्या थे घायल सेनापति उनका उपचार किया। कौन से स्थान पर? कोलियारी स्थान पर। देखो, और जब देखे जो चीर थे उनको उतार उतार के पट्टियां की गई थी। महाराणा प्रताप ने यहाँ से भीलों ने एक प्रण लिया था कि जब जब इस धरती पर हम जन्म लें, माली के प्रति कुर्बान हो जाएं, वीर हो जाएं, हमें किसी प्रकार की कोई क्या नहीं है, परेशानी नहीं है दोस्तों। कोलियारी तक पहुंच गए महाराणा प्रताप। अब देखो पीछे क्या हुआ, महाराणा प्रताप कोलियारी पहुंच गए और पीछे हो गई हाथियों की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? महाराणा प्रताप कोलियारी पहुंच गए, पीछे हाथियों की लड़ाई होगी। इधर एक हाथी था, महाराणा प्रताप का नाम था राम प्रसाद। कौन सा था दोस्तों? राम प्रसाद। इसके साथ एक चक्रवाप। कौन सा था? चक्रवाप। एक खांडेराव। ये खांडेराव, चक्रवाप, राम प्रसाद, ये महाराणा प्रताप की तरफ से हाथी थे। और इधर हाथी कौन से थे? देखो, इधर थे गजराज, गजमुक्ता,
रणमदार, मर्दाना और हवाई हाथी। अब ये हाथियों की लड़ाई होगी। हाथियों की लड़ाई हुई थी बनास नदी के किनारे पर। कौन सी नदी है? बनास नदी के किनारे पर हाथियों की लड़ाई हुई। देखो, और इसमें बताते हैं कि राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी ने 3 हाथियों को मार दिया। मुगलों के 3 हाथी मारे गए। तब मानसिंह ने देखा बड़ा सिखाया हुआ हाथी है रे ये तो। तब मानसिंह इसी हाथी को पकड़कर ले गया अकबर के शरण में। इस हाथी के आंखों में आंसू आते रहे, लेकिन इसने अकबर की शरण में कभी भी अन्न घास नहीं खाया दोस्तों, पानी तक नहीं पिया। और उसने नाम कर दिया अकबर ने इसका क्या? पीर प्रसाद। ये प्रश्न बहुत बार आता है। पीर प्रसाद घोड़ा किसका था? प्रताप का था। राम प्रसाद किसका था? प्रताप का था। इसके अलावा चक्रवात प्रताप का, खांडेराव भी प्रताप का। गजराज, गजमुक्ता, रणमदार, मर्दाना, हवाई, ये किसके थे? ये उधर से लड़ते थे। इसीलिए तो हल्दी घाटी को हाथियों की लड़ाई या फिर क्या कहते हैं? बनास नदी का युद्ध भी इसे कहते हैं। तो ये हाथियों की लड़ाई लो स्क्रीनशॉट दोस्तों। अब आ जाओ आगे। महाराणा प्रताप चले गए तो पीछे महाराणा प्रताप के 2 वीर गए थे जो थे पाली के। एक का नाम था भामासा और एक का नाम था ताराचंद। एक कुण हो भामासा, एक हो ताराचंद। ये दोनों महाराणा प्रताप को मिले थे डेलोप गांव। और डेलोप गांव कट पड़ा राजसमंद में। यहाँ पर 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। देखो दोस्तों, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी महाराणा प्रताप को कि कहा कि सेना तैयार करो। और इसीलिए दोस्तों कहते हैं भामासा। ये मेवाड़ का कर्ण कहा है इसे? किसने? कर्नल जेम्स टोड ने कैपुर कर्ण कहा। मेवाड़ में दान दाताओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। दान दाताओं को भामासा पुरस्कार दिया जाता है। देखो, दान दाता जितने भी हैं उनको भामासा पुरस्कार दिया जाता है। और ये भामासा मेवाड़ के कर्ण कहलाए और मेवाड़ के क्या कहलाए? दानी कहलाए। मेवाड़ के दानी, मेवाड़ के दानी। ऐसा काम किया, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी महाराणा प्रताप को। लेकिन इधर देखो क्या हुआ। अकबर ने मानसिंह को भेजा था। मानसिंह 9 रत्नों में से एक रत्न था और पद प्राप्त था इसे सेनापति का। मानसिंह ने अपने जीवन में अकबर के लिए काम किया, मुगलों के लिए काम किया। मुगल खेमे में जाकर ही तलवारें सीखी थी। 12 वर्ष की उम्र में मुगल खेमे में पहुंच गया था ये। और मानसिंह महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया, हाथी को पकड़ पाया। इसीलिए अकबर मानसिंह से नाराज हो गया। देखो, महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में कहा था कि काफिरों का सब कुछ लूट लेना, लेकिन इनकी रोटी और पानी के हाथ मत लगाना। इनकी रोटी और पानी में गद्दारी है दोस्तों। देखो, ऐसा कहा था महाराणा प्रताप ने। तो मानसिंह नहीं पकड़ पाया तो अकबर मानसिंह से क्या हो गया? नाराज हो गया। अब अकबर क्या करेगा? भेजा 1577 में एक बंदे को, फिर भेजा उसी को 1578 में, फिर भेजा उसी को 1569 में। दोस्तों 1576 में लड़ाई हुई, 77 में 76 में महाराणा प्रताप हाथ नहीं आया मानसिंह के। अकबर मानसिंह से नाराज होकर यहाँ भेजता है शाहबाज खां को। किसको? शाहबाज खां को भेजा।
शाहबाज खां ने महाराणा प्रताप के कुंभलगढ़ पर अधिकार करके केलवाड़ा पर अधिकार कर लिया। देखो, शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार करके केलवाड़ा को लूट लिया, उसको भी अधिकार में ले लिया। लेकिन महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से सीधे भाग गए 56 की पहाड़ियों में, 56 के मैदान में भागे, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है। उस 56 मैदान में भाग गए। यहाँ पर छोड़ के चले गए किसको? यहाँ पर छोड़ के चले गए भाण को, और बाण के साथ सिंधल यहाँ लड़ते हुए मारे गए थे आसफ खां से। कब? 1577 के अंदर। 1577 में नहीं दोस्तों, 1577 में आया था, अधिकार किया था। ये 1578 में ये दोनों लड़ते हुए मारे गए थे। ये भी अभियान ही था उसका, ये भी अभियान था। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ कि जब ये सफल नहीं हुए महाराणा प्रताप को पकड़ने में शाहबाज खां, तो क्या हुआ कि 1580 में भेज दिया किसको? अब्दुल रहीम खां। किसको भेज दिया? अब्दुल रहीम खां को भेजा। अब्दुल रहीम खां ने खाना को भेज दिया। जब अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा 1580 में, तो ये पहुंचा शेरगढ़ या शेरपुर जिसे कहते हैं, और शेरपुर में आ गया अमर सिंह। और अमर सिंह ने पीछे से क्या किया कि अब्दुल रहीम खान खाना की जो बेगमें थी उनको यहाँ से उठा के ले गया। लेकिन महाराणा प्रताप ने एक सम्मान के प्रति अब्दुल रहीम खान खाना की जो बेगमें थी वो वापस लौटा दी। देखो, तो आज हम पहुंच चुके हैं 1580 तक। हमने पढ़ा 1577, 78 और 79। 3 बार शाहबाज खां को भेजा। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ से महाराणा प्रताप को भगा दिया, केलवाड़ा पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ को भाण और सिंधल के सहयोग में छोड़ के चले गए। लेकिन 1578 में भाण और सिंधल लड़ते हुए मारे गए, और 1578 में भी आया शाहबाज। 1579 में भी 3 बार शाहबाज खां आया और असफल रहा। दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, तो कल फिर हम पार्ट नंबर 16 को लेके आएंगे, 17 को लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।